नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, द स्मार्ट स्टडी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राम बाबू प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए कक्षा 10 के विज्ञान विषय का पहला पाठ लेकर आए हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए, हमने सबसे पहले जीव विज्ञान का पाठ शुरू किया था। जीव विज्ञान के पश्चात हमने भौतिक विज्ञान का पाठ शुरू किया था और पर्यावरण से संबंधित एक पाठ था जो हमने पिछली कक्षा में कंप्लीट किया था, जिसका नाम था हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण से संबंधित एक ही पाठ हम हमारे इसमें जो पाठ्य पुस्तक उसमें दिया गया है, 13वां पाठ, जो हमने पिछली कक्षा में कंप्लीट कर लिया है। अब हम रसायन विज्ञान का पाठ लेकर आए हैं। थोड़ा सा आपके लिए कठिन भी रहने वाला है, परंतु यदि आप ध्यान से पढ़ोगे और पूरी जिम्मेदारी के साथ में यदि वीडियो को देखोगे, समझोगे, तो आपको ये जो पार्ट है ये भी आपको बिल्कुल इजी पड़ेगा। जैसा पिछले पाठों में हमने आपको हर प्रकार की नॉलेज देने की कोशिश की है, साथ में कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में बात की जो राजस्थान बोर्ड में या तो पिछली कक्षाओं में आए हुए हैं या फिर आगे राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में आने संभावित है। इसके साथ ही आज हम एक नया अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो अपना पैटर्न जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग 6 अंक का पाठ है। कितने अंक का पाठ है? 6 अंक का ये अध्याय है, और इस अध्याय में हम रासायनिक अभिक्रियाओं और उनसे संबंधित समीकरणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभिक्रियाएं पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अभिक्रियाएं होती कैसे है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ये किस प्रकार से संपन्न होती है। तो देखिए, किसी भी पदार्थ में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के गुण पाए जाते हैं? दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एक तो भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। कैसे गुण? भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण होते हैं जो किसी पदार्थ में, जैसे उसकी अवस्था हो गई या फिर उसका ताप हो गया, दाब हो गया, या उसके अंदर जो उसका आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ये सभी उसके क्या कहलाते हैं? भौतिक कारक कहलाते हैं या भौतिक गुण कहलाते हैं। बात करें इनके रासायनिक गुणों की, तो रासायनिक गुणों में हम बात करते हैं इसकी अवस्थाओं की, इसके रासायनिक संगठन की, इसके जो आणविक द्रव्यमान है उसकी बात करें, या फिर हम इसके जो आणविक संगठन है उसकी बात करें, या हम परमाणु द्रव्यमान की बात करें, या फिर इसके अंदर हम इसके स्वाद, गंध की बात करें, तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? इसके रासायनिक गुण कहलाते हैं। अब समस्या यह आती है कि अभिक्रिया कहां से आई। तो देखिए, पदार्थों में यदि परिवर्तन होता है, अब कैसे परिवर्तन होता है? यदि भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो होने वाला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जबकि यदि किसी पदार्थ में उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है, साथ में यदि उसके भौतिक गुण भी बदल जाते हैं और उसके रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन का होना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और इसी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम टॉपिक डालते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने लिखता हूं कि पदार्थ में मुख्य रूप से दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के गुण पाए जाते हैं? दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। अब ये दो प्रकार के गुण कौन कौन से हैं? पहला गुण हो जाएगा भौतिक गुण। कैसे गुण हो जाएंगे? भौतिक गुण। और दूसरा हो जाएगा रासायनिक गुण। कैसे गुण? रासायनिक गुण। तो देखिए, किसी भी पदार्थ में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं, एक तो भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। भौतिक गुण क्या क्या होते हैं? देखिए, भौतिक गुणों की यदि हम बात करें तो भौतिक गुण क्या क्या हो जाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक गुणों में ताप। ताप क्या है? इसका भौतिक गुण है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी कैसा गुण है? भौतिक गुण है। आयतन, आयतन भी कैसा गुण है? भौतिक गुण है। आकार,
आकार भी कैसा गुण है? भौतिक गुण है। इसके अलावा अवस्था, अवस्था भी कैसा गुण है? भौतिक गुण है। इसके अलावा अवस्था के अलावा यदि इसके दाब की बात करें, दाब, दाब भी इसका कैसा गुण है? भौतिक गुण है। तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण। और यदि किसी भी पदार्थ के इन गुणों में यदि परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक गुण कहते हैं। और उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। बात करें रासायनिक परिवर्तनों की, तो देखिए रासायनिक परिवर्तनों में सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी गंध। किसकी बात करें? गंध की बात करते हैं। गंध कैसा गुण है? रासायनिक गुण। दूसरा इसका स्वाद, स्वाद भी कैसा गुण है? रासायनिक गुण। इसका रंग, रंग भी कैसा गुण है? रासायनिक गुण है। ठीक है। इसके अलावा इसके गंध हो गया, स्वाद हो गया, रंग हो गया। इसके अलावा और भी जैसे इसके रासायनिक संगठन है, रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन के अलावा बात करें हम, रासायनिक संगठन के अलावा और भी इसके रासायनिक गुण हो सकते हैं, जैसे कि आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। इसके अलावा सांद्रता। ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुण कहलाते हैं। अब यदि केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। और यदि भौतिक गुणों के साथ में उसके रासायनिक गुण और संगठन भी बदल जाते हैं तब वो क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो हम परिवर्तनों की बात करते हैं, तो देखिए यहां पर आगे हम लिखते हैं सबसे पहले पदार्थ में, पदार्थ में होने वाले, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए दोनों प्रकारों की यदि हम बात करें तो दो प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे? पहला प्रकार है भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। जबकि दूसरा परिवर्तन कौन सा हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। देखिए दो प्रकार के परिवर्तन हो गए, एक तो भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। यदि इनकी परिभाषाओं की बात करें तो परिभाषाएं क्या हो जाएगी? देखिए सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं भौतिक परिवर्तन की। किसकी परिभाषा लिखते हैं? भौतिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन की परिभाषा क्या हो जाएगी यहां से? पदार्थों में होने वाला, पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन, पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं, भौतिक गुण बदल जाते हैं, परंतु रासायनिक
रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे अगर जैसे की बात करें कि जो भौतिक परिवर्तन है ये किस किस प्रकार से हो सकता है, देखिए पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं परंतु रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे, और जैसे में हम देखें यहां पर लिखेंगे, जैसे में लिखेंगे क्या क्या हो सकता है। तो देखिए मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, इसके अलावा कपूर का जलना, कपूर का जलना, नौशादर का जलना, नौशादर का जलना, इसके अलावा पानी का अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। देखिए कैसे होता है। यहाँ पर भौतिक परिवर्तन के हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे मोम का पिघलना, अर्थात यदि हम मोम को गर्म करते हैं तो वह द्रव अवस्था में बदल जाता है। कौन सी अवस्था में बदल जाता है? द्रव अवस्था में बदल जाता है। और यदि उसे वापस ठंडा करते हैं तो वह किसमें बदल जाता है? वापस ठोस अवस्था में आ जाता है और मोम का मोम ही रहता है। अर्थात ये उसे गर्म करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, ठोस अवस्था से किसमें बदला? द्रव अवस्था में। ठंडा करने पर वापस द्रव अवस्था से किसमें बदल गया? ठोस अवस्था में। तो देखिए इसकी अवस्था बदल रही है, भौतिक गुण बदल रहे हैं और रासायनिक गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। पहले भी मोम था, अभी भी मोम है, इसलिए इसका प्रकार का परिवर्तन क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। बात करें कपूर की, तो आप कपूर को यदि हम जलाते हैं और जला के उसके ऊपर यदि हम कोई भी ऐसा पात्र रखते हैं जो उसे उसके धुएं को मतलब आर पार न जाने दे, तो हम देखते हैं कि जो कपूर जलता हुआ कपूर है वो ऊपर वाले पात्र पर आके वापस जम जाता है, ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो देखिए पहले उसको जलाया, जला के वो गैस अवस्था में बदल गया और गैस से वापस उसको ठंडा करने पर वो किस अवस्था में आ गया? ठोस अवस्था में। तो यहाँ भी ठोस से गैस में बदल रही है और वापस गैस अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, मतलब अवस्था ही बदल रही है। क्या बदल रही है? केवल अवस्था। अवस्था कैसा गुण है? भौतिक गुण। तो यहाँ पर केवल भौतिक गुण बदल रहा है और रासायनिक संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये भी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। इसके अलावा पानी की अवस्था परिवर्तन। पानी की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है? देखिए यदि हम जल को गर्म करें, इतना गर्म करें कि वो उबलने लग जाए, तो हम देखते हैं कि वो उसको गैस अवस्था में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। परंतु हम देखते हैं कि उस वाष्प में पानी की बूंदें रहती है। कैसे रहती है? यदि आप किसी बर्तन में पानी डालकर उसे यदि उबालते हैं, गर्म करते हैं और उसके ऊपर कोई ढक्कन रख देते हैं, जो पानी का बर्तन है उसके ऊपर कोई ढक्कन रख देते हैं, तो हम देखते हैं कि उस जो ढक्कन है उस ढक्कन के निचले हिस्से पर पानी की बूंदें जमा हो जाती है। ये पानी की बूंदें कहां से आई? तो जो पानी उबलकर गैस अवस्था में बदला है वही वापस उस जो पर हमने उसके ऊपर जो ढक्कन रखा है उस ढक्कन की सतह से टकराकर वो गैस अवस्था से वापस किस अवस्था में बदल गया है? द्रव अवस्था में। सेम टू सेम इसी प्रकार से ऐसा तब होता है जब पानी का हम तापमान कम कर देते हैं, अर्थात उसे ठंडा करते हैं। हम देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाने पर जो पानी है वो बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है।
किस में बदलना शुरू हो जाता है? बर्फ में। अर्थात द्रव अवस्था से किस में बदल गया? ठोस अवस्था में। और वापस 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर आते हैं तो हम देखते हैं कि जो बर्फ है वो पिघलकर वापस किस में बदल रही है? द्रव अवस्था में। अर्थात जल की अवस्थाएं 3 अवस्थाएं बदलती है। गर्म करने पर तो गैस अवस्था में बदलता है और ठंडा करने पर वो वापस द्रव अवस्था में आ जाता है। इसी प्रकार से ठंडा करने पर वो और ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में बदल जाता है, अर्थात बर्फ में बदल जाता है। और यदि उसे थोड़ा और गर्म करते हैं तो पुनः वह द्रव अवस्था में बदल जाता है। अर्थात यहाँ पर देखो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। क्या होता है? देखिए, जल, और जल को हमने गर्म किया। क्या किया? जल को हमने यहाँ पे गर्म किया, तो गर्म करने पर यह किस अवस्था में बदला? वाष्प में। किस में बदल गया? वाष्प में बदल गया। परंतु हम देखते हैं कि इसको वापस हम ठंडा करते हैं। क्या करते हैं? वापस इसको हम ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने पर क्या होता है? ये पुनः जल में बदल जाता है। और सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही कब होता है? जब हम इसको आवश्यकता से ज्यादा ठंडा करें तो ये किस में बदल जाएगा? ये बर्फ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। इसको क्या किया? ठंडा किया हमने। और यदि हम इसको क्या करें? गर्म करें, वापस तापमान बढ़ाएं, तो तापमान बढ़ाने पर ये पुनः जल में बदल जाता है। अर्थात इसको क्या किया? गर्म किया, तो गर्म करने पर वापस पुनः ये जल में बदल रहा है। यहाँ पर देखिए ये तीर के जो निशान है ये बता रहे हैं कि जल को गर्म करते ही वाष्प में बदलता है। और वाष्प कैसी अवस्था है? वाष्प कैसी अवस्था है? गैस अवस्था। और जल कैसी अवस्था है? लिक्विड अर्थात द्रव अवस्था। और बर्फ कैसी अवस्था है? सॉलिड अर्थात ठोस अवस्था है। तो देखिए, जल को गर्म करने पर वह वाष्प यानी गैस अवस्था में बदल गया है, और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः किसमें बदल गया है? द्रव अवस्था में अर्थात जल में बदल गया है। इसी प्रकार जल को यदि हम ठंडा करते हैं तो बर्फ, जिससे हम जो ठोस अवस्था होती है, ठोस में बदल जाता है। और यदि बर्फ को हम थोड़ा गर्म करते हैं तो ये पिघलकर पुनः द्रव अवस्था में अर्थात जल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आगे चलते हैं हम और बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। किसकी बात करते हैं? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। देखिए क्या होता है रासायनिक परिवर्तन? जिस प्रकार से हमने भौतिक परिवर्तन की परिभाषा पढ़ी, उसी प्रकार से रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण दोनों ही बदल जाते हैं, क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा लिखता हूं मैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण दोनों ही बदल जाते हैं। दोनों ही बदल जाते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण दोनों ही बदल जाते हैं, क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एक विशेष बात क्या ध्यान रखनी है इसमें? देखिए कि इसमें जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो पुराने पदार्थ से एक नया पदार्थ बनता है, अर्थात नए पदार्थ से पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त करना आसान असंभव है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस
प्रकार के परिवर्तन में, इस प्रकार के परिवर्तन में, इस प्रकार के परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। देखिए क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। बात करें जैसे अगर इसके उदाहरणों की बात करें तो उदाहरणों में हम क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए जैसे दूध से दही बनना, दूध से क्या बन रहा है, दही। तो बताइए दूध और दही दोनों अलग अलग पदार्थ है कि नहीं है, तो दूध से क्या बन रहा है, दही, नया पदार्थ बन रहा है। इसी प्रकार से दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने के अलावा भोजन का पकना, भोजन का पकना। हम जब भोजन को पकाते हैं तो उसके अंदर भी कई प्रकार के पदार्थ डाल देते हैं। भोजन पकाते समय उसमें कई प्रकार के पदार्थ डाल देते हैं और हम देखते हैं उन सबको मिलाने से एक नए ही पदार्थ का निर्माण हो जाता है, जिससे हम पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से भोजन का पकना और भोजन का पाचन। भोजन का यदि पाचन की भी बात करें तो भोजन का पाचन भी किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो भोजन का पाचन और भोजन के पाचन के अलावा श्वसन, श्वसन भी किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है, क्योंकि हम ग्रहण तो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन, अंदर ऑक्सीजन जा रही है और निकल क्या रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए ऑक्सीजन अंदर गई और निकली क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए एक पदार्थ अंदर गया, दूसरा पदार्थ निकल के आया, क्या ऑक्सीजन अंदर गई और ऑक्सीजन बाहर आई है, क्या नहीं आई है, क्या आई है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए श्वसन को भी क्या माना गया है, रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण माना गया है। आगे लिखते हैं आदि, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, हमें तो कुछ उदाहरण चाहिए ताकि अपन परिभाषा को पूरा कर सके। तो देखिए यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा हो गई है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण दोनों ही बदल जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इस प्रकार के परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, एक नया पदार्थ बनता है और नए पदार्थ से पुराना पदार्थ वापस प्राप्त करना असंभव है। तो जैसे दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना और भोजन का पकना और भोजन का पाचन और श्वसन, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब यहां से आगे चलते हैं, हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। किसकी बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जो अपना मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी कि रासायनिक परिवर्तन के होने की जो क्रिया है वो क्रिया ही क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। या हम सीधे शब्दों में कहें कि रासायनिक परिवर्तन का होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए परिभाषा लिखते हैं कि किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन, किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन की
क्रिया ही किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन की क्रिया ही रासायनिक किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन की क्रिया ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जैसे में इसमें उदाहरण लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम के जलने की क्रिया में मैग्नीशियम के जलने की क्रिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। क्या होती है? किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन की क्रिया ही क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम के जलने की क्रिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। अब रासायनिक अभिक्रिया के भी कुछ भाग हो सकते हैं और उन भागों को हम क्या कहते हैं? तो उन भागों को हम कहते हैं अभिकारक और उत्पाद। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो प्रकार के पदार्थ का हिस्सा लेते हैं। एक तो होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। जो अभिक्रिया में हिस्सा लेता है या भाग लेता है या अभिक्रिया में होने को प्रेरित करता है, या हम ऐसे कहें कि जिन पदार्थों में परिवर्तन होता है, कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं। जबकि अभिक्रिया होने से जो नए पदार्थ बनते हैं, उन नए पदार्थों को हम क्या कहते हैं? उन नए पदार्थों को हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। सॉरी। देखिए, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं अभिकारक की, कि अभिकारक क्या होता है। टॉपिक डालते हैं अभिकारक। अभिकारक, देखिए क्या होता है अभिकारक। परिभाषा लिखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, या फिर ऐसे लिखें, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या जिनमें परिवर्तन होता है, भाग लेते हैं, वे क्या कहलाते हैं? भाग लेते हैं, वे अभिकारक या क्रियाकारक
कहलाते हैं। वे अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं। इसी प्रकार से उत्पाद की परिभाषा क्या हो जाएगी? देखिए, हम लिखते हैं उत्पाद। उत्पाद की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। उत्पाद कहलाते हैं। देखिए, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। यदि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, जैसे दूध का दही जमना या दूध का दही बनना, तो यहाँ पर दूध तो क्या है? दूध तो काम करेगा किसका? अभिकारक का। किसका काम करेगा? अभिकारक का। और उससे क्या बन रहा है? दही। तो दही किसका काम करेगा? उत्पाद का। तो अभिक्रिया में जो अभिक्रिया में हिस्सा लेता है या अभिक्रिया में भाग लेता है वो तो क्या कहलाता है? अभिकारक या क्रियाकारक कहलाता है। और जो अभिक्रिया के दौरान बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा हमने लिख ली है। अगला टॉपिक अपना क्या रहेगा? रासायनिक समीकरण। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना रासायनिक समीकरण। तो देखिए, रासायनिक समीकरण की बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो जैसे हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी उसी प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि रासायनिक समीकरण भी कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया से ही मिला जुला शब्द है। तो रासायनिक समीकरण की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी? देखिए, रासायनिक समीकरण की परिभाषा हो जाएगी किसी रासायनिक अभिक्रिया किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए, संक्षिप्त रूप का मतलब होता है छोटा रूप। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है? छोटा रूप। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब संक्षिप्त रूप, छोटा रूप कैसे? यदि हम किसी अभिक्रिया की बात करें, जैसे दूध का दही बनना, तो यदि हम इसे एक कथन के रूप में बात करें तो हम कैसे लिखेंगे कि दूध को अच्छी तरह गर्म करने के पश्चात उसे थोड़ा उसका जो धीरे धीरे उसको थोड़ा हल्का सा ठंडा करते हैं। जब वो गुनगुना हो तब उसके अंदर हम क्या डालते हैं? दही डालते हैं। दही की कुछ बूंदे डालते हैं और बूंदे डालने पर उसमें क्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। और जो दही के जो अणु है वे पूरे दूध को दही में बदलना शुरू कर देते हैं। और कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि जितना पात्र में दूध था वो सबका सब किसमें बदल गया? दही में बदल गया। अब ये कथन देखिए कितना बड़ा हो गया। इतने बड़े कथन को यदि हम एक छोटे शब्द, बिल्कुल एक छोटे रूप में लिख दें तो उस छोटे रूप में लिखने को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब उसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो हमने लिखा दूध,
प्लस में थोड़ा मिलाया दही, फिर तीर का निशान लगाया और लगाकर हमने लिख दिया उसके ऊपर कि कुछ समय पश्चात, और आगे लिख दिया दही बन गया। तो बताइए एक संक्षिप्त रूप हो गया, उसमें हम समझ भी गए कि दूध में हमने दही डाला, फिर उसे थोड़ी देर रखा, रखने पर उससे क्या बन गया, दही बन गया। मतलब उस एक छोटे संक्षिप्त रूप से हमें एक बड़ी परिभाषा हमें उससे समझ में आ रही है। तो उस संक्षिप्त रूप को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। परंतु ये परिभाषा है, ये बिल्कुल सामान्य शब्दों में है, ये परिभाषा आपके लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरी परिभाषा यदि हम इसकी बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिए, तो हम लिखते हैं अर्थात, अर्थात अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में काम आने वाले पदार्थों के अणुओं को उनके प्रतीकों के साथ साथ अवस्थाओं, परमाणु द्रव्यमानों के साथ लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए दो परिभाषाएं हमने लिख ली है। एक तो सामान्य शब्दों में, यदि आपको याद नहीं हो तो छोटी वाली परिभाषा भी आप याद कर सकते हो, नंबर आपके नहीं कटेंगे। परंतु यदि आपको एग्जामिनर को प्रभावित करना हो कि वास्तव में कि बच्चे ने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, तो उसके लिए आपको जो ये बड़ी वाली परिभाषा मैंने लिखाई है, ये परिभाषा सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभावित करने वाली रहेगी। जैसे पहली जो हम परिभाषा पढ़ रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। सीधे शब्दों में परिभाषा होगी। अब यदि हम उसको एग्जामिनर को समझाना चाहे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में काम आने वाले पदार्थों के जो अणु है, उन अणुओं को उनके प्रतीकों के रूप में लिखना, अवस्थाओं के साथ लिखना और परमाणु द्रव्यमानों के साथ लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम बात करें तो देखिए, जैसे हम बात करें कि हमने लिखा था मैग्नीशियम का जलना, तो हम लिखेंगे यहां पर, देखिए हम लिखेंगे कि मैग्नीशियम को हमने क्या दिया, ऑक्सीजन, क्योंकि जलने के लिए कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो हमने मैग्नीशियम को क्या दिया, ऑक्सीजन दिया। ऑक्सीजन देने पर क्या हुआ कि मैग्नीशियम से क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो गया। देखिए मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन देने से मैग्नीशियम का क्या हुआ, दहन। क्या हुआ,
मैग्नीशियम का क्या हुआ यहाँ पे, दहन। तो यहां लिख देते हैं दहन। मैग्नीशियम का क्या हुआ यहाँ पे, दहन हो गया। और दहन होने से क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। तो देखिए यहां पर मैग्नीशियम अभिक्रिया में काम कर रहा है, अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अभिकारक। क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है ये, अभिकारक। और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये अभिक्रिया कर रहा है, अभिक्रिया में हिस्सा ले रहा है। हिस्सा लेने से बताइए ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है यहाँ पे, उत्पाद। ये बन रहा है ना, नया पदार्थ बन रहा है, तो ये नया पदार्थ, बनने वाला पदार्थ हमेशा क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं तरफ जो पदार्थ होते हैं या पदार्थ के जो अणु होते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं, और तीर के निशान के दाईं तरफ के जो पदार्थ के अणु होते हैं वे उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। आगे बात समझ में, देखिए यहां पर हमने रासायनिक समीकरण का एक उदाहरण लिखा है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो हमने समीकरण लिखा है ये समीकरण का कैसा रूप है। तो हम लिखेंगे कि उपरोक्त समीकरण, हम लिखेंगे यहां पर, मैं स्टार लगा देता हूं, उपरोक्त रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण एक शब्द समीकरण का, एक शब्द समीकरण का उदाहरण है, या शब्द समीकरण का रूप है, शब्द समीकरण का रूप है। जो परिभाषा हमने दूसरी वाली लिखी थी उसके अकॉर्डिंग ये शब्द, ये समीकरण नहीं है। तो हम इस शब्द समीकरण को भी प्रतीकों के रूप में व्यक्त करते हैं। तो बताइए समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रतीक समीकरण कहेंगे। ये तो क्या हो गया, शब्द समीकरण। इसकी एक विशेष बात आपको याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है, देखिए मैं स्टार लगा के लिख देता हूं कि यह समीकरण लिखने का, यह समीकरण लिखने की सबसे सरलतम विधि है। यह समीकरण लिखने की सबसे सरलतम विधि है। देखिए कोई भी रासायनिक समीकरण है, समीकरण को हम यदि शब्द समीकरण के रूप में लिख रहे हैं तो ये सबसे सरल विधि मानी जाती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखने की सबसे सरलतम विधि, अगर प्रश्न आ जाए कि रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखने की सबसे सरलतम विधि कौन सी है, तो उसमें आप लोग आंसर क्या दोगे, शब्द समीकरण। क्या दोगे आंसर, शब्द समीकरण। क्या आंसर दोगे, देखिए शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण रासायनिक समीकरण लिखने की सबसे सरलतम विधि मानी जाती है। अब हम इसे प्रतीकों के रूप में यदि व्यक्त करें तो देखिए ये जो मैग्नीशियम है इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए 2Mg प्लस ऑक्सीजन को लिखेंगे O2, और O2 लिखने के पश्चात यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर इसके ऊपर लिख देंगे दहन। क्या लिखेंगे, दहन। और दहन के पश्चात हमारे क्या जो यौगिक बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2MgO, 2MgO। देखिए विशेषता क्या है, जो मैग्नीशियम है अभिकारक का काम कर रहा है। अभी ये कौन सी अवस्था में है, तो हम ये भी लिख देते हैं कि जो मैग्नीशियम है ये सॉलिड स्टेट में है, अर्थात ठोस अवस्था में है। ऑक्सीजन यहाँ पर गैस अवस्था में है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये भी किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। आगे बात समझ में, तो ये जो हमने लिखा है, वास्तव में ये जो स्वरूप हमने लिखा है अभी, ये एक रासायनिक समीकरण का एक एग्जैक्ट, मतलब सबसे अच्छा तरीका है, सबसे उत्तम तरीका माना जाता है रासायनिक समीकरण लिखने का।
प्रतीकों के साथ में, उनकी अवस्थाओं के साथ में और उनके परमाणु द्रव्यमानों के साथ में लिखना। तो यहाँ पर ये जो तरीका है ये रासायनिक समीकरण लिखने का सबसे उत्तम तरीका माना जाता है। और सबसे सरल तरीका कौन सा है? शब्द समीकरण का है। कौन सा है? शब्द समीकरण का। अब नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लेते हैं और टॉपिक का नाम क्या रहेगा? रासायनिक समीकरण संतुलित करना। टॉपिक रहेगा रासायनिक समीकरण संतुलित करना। रासायनिक समीकरण संतुलित करना। देखिए, कोई भी रासायनिक समीकरण यदि असंतुलित है तो असंतुलित का मतलब है कि वो जो समीकरण है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर पा रही है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक होता है। अब संतुलित करने के लिए हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसमें जो विशेष बात है वो विशेष बात क्या है कि कोई भी रासायनिक समीकरण जो है वो किसी भी परमाणु या अणु के द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना अति आवश्यक है। मतलब यदि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का यदि पालन नहीं करती है तो वो समीकरण संतुलित नहीं मानी जाती है। अब जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के जो आणविक द्रव्यमान होता है या परमाणु द्रव्यमान होता है, ना तो उसे नष्ट किया जा सकता है ना उसका सृजन किया जा सकता है, जब बल्कि उसे हम एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नियम है उस नियम का मेन जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात अपन को क्या लिखनी है? सबसे पहली बात ये लिखनी है, स्टार लगा के लिख देता हूं। देखिए, रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है इसमें? देखिए, स्टार लगा के लिख देता हूं। किसी रासायनिक समीकरण के, देखिए अर्थात, यहां पर मैं लिख देता हूं अर्थात, कि रासायनिक जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है किस प्रकार से लागू होता है। तो हम लिखते हैं किसी रासायनिक समीकरण के अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान
कुल द्रव्यमान उसके उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, के बराबर होना चाहिए। यहां पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस प्रकार से लागू होता है। तो देखिए यही रासायनिक समीकरण का जो संतुलित करने का महत्व है कि जो अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान है वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, तभी वो समीकरण क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण कहलाता है। अब संतुलित करने के नियम क्या है उनके बारे में बात करते हैं। तो टॉपिक डालते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करने के नियम। रासायनिक समीकरण संतुलित करने के नियम। देखिए रासायनिक समीकरण संतुलित करने के नियम क्या है, उन नियमों की बात करते हैं और हम इसके अंदर पहला नियम लिखते हैं। और पहला नियम देखिए क्या कहता है। पहला नियम कहता है सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना देते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं। देखिए पहला नियम क्या कहता है, सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना देते हैं। कैसे, इसको समझने के लिए हम एक रासायनिक समीकरण लेते हैं और समीकरण कैसी लेते हैं, असंतुलित। क्यों संतुलित लेंगे तो फिर से संतुलित कैसे करेंगे, वो तो पहले से संतुलित रहेगी, इसलिए यहाँ पर जो रासायनिक समीकरण लेंगे वो कैसा लेंगे, असंतुलित समीकरण लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक रासायनिक समीकरण लेता हूं जो कैसी रहेगी, असंतुलित। देखिए यहाँ पर ले लिया मैंने Fe प्लस H2O, तीर का निशान लगा दिया और इधर लिख दिया Fe3O4 प्लस H2। ये हमने एक यहाँ पर रासायनिक समीकरण ले लिया है। Fe प्लस H2O से Fe3O4 प्लस H2 एक रासायनिक समीकरण लिया है मैंने, और ये समीकरण कैसा है, असंतुलित। मतलब इस समीकरण में अभी ये किसी प्रकार से संतुलित समीकरण नहीं है। हम इसे संतुलित करेंगे तो बताइए पहला नियम क्या कहता है कि सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक क्या बना देते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं। तो हम यहाँ पर चारों ओर एक बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले Fe के चारों ओर एक बॉक्स बना दिया, H2O के चारों ओर एक बॉक्स बना दिया, Fe3O4 के चारों ओर भी हमने एक बॉक्स बना दिया। इसी प्रकार से H2 के चारों ओर भी हमने एक बॉक्स बना दिया। पहले नियम के अनुसार हमने वो काम कर लिया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरे नियम की। और दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है समीकरण में उपस्थित सभी तत्वों की संख्या की, सभी तत्वों के परमाणुओं की देखिए समीकरण में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की गिनती
गिनती कर लें, ये दूसरा नियम है। समीकरण में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की गिनती कर लें। तो देखिए ये जो आपके सामने जो समीकरण दिख रहा है, इसके अंदर देखिए Fe के कितने अणु है, एक अणु। तो इधर मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिए बताइए Fe के कितने अणु है, एक अणु है। फिर देखिए H2O के कितने अणु है, H2O के अंदर देखिए हाइड्रोजन के कितने अणु है, दो। हाइड्रोजन के कितने अणु है, दो। फिर हम देखते हैं ऑक्सीजन का कितना अणु है, एक। तो हम लिखते हैं ऑक्सीजन का अणु है एक। ये तो बाईं तरफ हो गया, ये तो बाईं तरफ का काम हो गया। अब हम दाईं तरफ देखते हैं, तो Fe के कितने अणु दिख रहे हैं, तीन अणु। कितने अणु दिख रहे हैं, तो हम लिखते हैं Fe के कितने अणु हो गए, तीन। देखिए फिर देखिए O के कितने अणु आ गए, चार अणु। तो लिखते हैं O के कितने अणु है, चार। फिर इसके पश्चात हाइड्रोजन के कितने अणु है, दो। तो H हाइड्रोजन के कितने अणु है, दो अणु है। यहां पर हमने गिनती की है बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी, अर्थात ये तो देखिए ये सभी तो क्या है, अभिकारक है। ये सभी तो क्या है, अभिकारक। ये सभी तो है अभिकारक, और ये सभी क्या है, उत्पाद। ये तो उत्पाद के परमाणु है और ये अभिकारकों के परमाणु है। अब इनमें हमने देखा तो देखिए Fe के परमाणुओं में और इधर जो बाईं तरफ के अभिकारक के परमाणु है और उत्पाद के परमाणुओं में, इधर तो फेरस का एक अणु है, जबकि इधर फेरस के कितने परमाणु है, तीन परमाणु है। मतलब दो परमाणुओं की कमी है इधर अभिकारक में। हाइड्रोजन के दो परमाणु है, इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो रहे हैं, दो ही हो रहे हैं। मतलब हाइड्रोजन के परमाणु तो बिल्कुल समान रूप से है। आगे बात करें ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, एक, जबकि इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, चार। और सबसे ज्यादा अंतर यदि किसी में दिख रहा है तो किस में दिख रहा है, ऑक्सीजन में। तो हम अगला नियम लिखेंगे, तीसरा नियम। और तीसरा नियम क्या कहता है कि सबसे अधिक परमाणुओं वाले जो सबसे अधिक संख्या वाला जो परमाणु है उसको सबसे पहले संतुलित करो, उसके पश्चात उससे कम संख्या वाले को संतुलित करो, और फिर उसके पश्चात जो बचे उनको भी संतुलित कर दो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसे संतुलित करेंगे, देखिए तो तीसरा नियम लिखते हैं। सबसे पहले गिनती तो हमने कर ली है, अब हम तीसरा नियम लिखते हैं। और तीसरा नियम क्या कहता है कि सुविधा ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि हम अधिक वाले को करें, लेकिन सुविधा के लिए, मतलब सुविधा के लिए सबसे ज्यादा वाले को पहले करो ताकि काम आसान हो जाए। तो सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित करें। देखिए तीसरे नियम को लागू करते हैं, और तीसरे नियम के अनुसार हम यहाँ पर देखिए हमारा जो रासायनिक समीकरण था इसको वापस यहाँ पर लिखते हैं, Fe प्लस H2O यहाँ पर लिखते हैं। देखिए Fe प्लस H2O और तीर का निशान, दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, Fe3O4 प्लस H2। सर्वाधिक परमाणु किसके अंदर दिख रहे हैं आपको, सर्वाधिक परमाणु ऑक्सीजन के अंदर दिख रहे हैं। तो ऑक्सीजन वाले को सबसे पहले संतुलित करो। तो बताइए ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारक में कितने, एक, जबकि उत्पाद में कितने, चार। उत्पाद में कितने दिख रहे हैं, चार। कितने की कमी है, तीन की कमी है। कितने की कमी है, तीन की।
अब यदि इसके आगे मैं 4 लगा दूं तो देखिए ये 1 है, ये 4 है। यदि मैं इसके आगे 4 लगा दूं तो 4 से गुणा होके ऑप्शन कितने हो जाएंगे? 4। तो बताओ 4 कहां लगाना है? ऑप्शन कहां है? H2O में। तो यहां इसके आगे लिख देता हूं मैं 4। अब बताओ ऑक्सीजन तो कितने हो गए? 4, मतलब ऑक्सीजन दोनों में संतुलित हो गए। परंतु हाइड्रोजन देखिए कितने हो गए? 4 दूने 8, जबकि इधर कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। तो आगे हम अगली स्टेप में देखिए चौथा नियम क्या लिखते हैं। यहां पर ऑक्सीजन को तो हमने संतुलित कर दिया है, परंतु ऑक्सीजन को संतुलित करने के चक्कर में हाइड्रोजन का मामला बिगड़ गया। तो अब हाइड्रोजन की बात करें तो नेक्स्ट चौथा नियम क्या लिखते हैं हम देखिए। पहले चौथा नियम लिख लेते हैं, उसके पश्चात हम इसको संतुलित कर देते हैं। तो चौथा नियम कहता है इसी प्रकार प्रत्येक तत्व के परमाणु परमाणुओं कर देते हैं, परमाणुओं को समान कर लें, देखिए इसी प्रकार प्रत्येक तत्व के परमाणुओं को समान कर लें। तो हम वापस से अपनी रासायनिक समीकरण लिखते हैं जो हमने तीसरे नियम में छोड़ी थी। मतलब हमने Fe+4H2O यहां पर कर दिया था और इससे हमें प्राप्त हुआ था ये जो Fe3O4 तो पहले से था ही, इधर था H2। देखिए हाइड्रोजन के अणुओं में परिवर्तन हुआ है। हाइड्रोजन के परमाणु पहले समान थे, देखिए पहले इधर भी 2 थे, इधर भी 2 थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ तो 4 दूने 8, मतलब देखिए किसी भी परमाणु के सामने यदि कोई संख्या लिखते हैं तो वो संख्या उसके परमाणुओं की संख्या से गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर 4 से अगर ऑक्सीजन का एक अणु को गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएंगे, मतलब समान हो गया। ऑक्सीजन 4 इधर है, 4 इधर हो गए। परंतु यहाँ पर 4 को यदि 2 हाइड्रोजन के परमाणु से गुणा करते हैं तो 4 दूने 8, मतलब हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए? 8, जबकि इधर कितने हैं? 2। तो इसके आगे भी क्या लगा दें? 4। तो बताओ हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए? अब 4 हो गए। अब समस्या यह आती है हमारे पास हाइड्रोजन के परमाणु संतुलित हो गए, ऑक्सीजन के हमने पहले कर ही दिए थे। अब Fe के हमारे पास 3 परमाणु है। Fe के कितने परमाणु है? 3। जब और इधर Fe के परमाणु कितने हैं? Fe के कितने परमाणु है? इधर अकेला एक ही परमाणु है, तो कितने Fe चाहिए? 3। तो हम Fe के आगे भी क्या लिख देते हैं? देखिए यहाँ पर लिखते हैं Fe+4H2O, तीर का निशान लगाते हैं और आप लिखते हैं Fe3O4+4H2। सब संतुलित हो गया है, बस एक ही कमी है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? Fe के पास देखो 3 परमाणु है, तो हम Fe के आगे 3 लगा देंगे, 3 एकम 3। तो यहाँ पर Fe के परमाणु भी 3 हो गए। समीकरण संतुलित हो चुकी है, मतलब परमाणु की संख्या को हमने संतुलित कर लिया है। परमाणु की संख्या को संतुलित कर लिया है, और परमाणु की संख्या को संतुलित करने की इस विधि को क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। तो ये लाइन हम लिख लेते हैं कि अतः रासायनिक समीकरण के परमाणुओं की संख्या संतुलित हो चुकी है। अतः संतुलित करने की इस विधि को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि
ट्रायल विधि कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इस विधि का नाम क्या हो गया? देखिए, विधि का नाम हो गया हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि मतलब किसी भी समीकरण में उसके परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने की जो विधि है, उस विधि को क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। पांचवा नियम आगे हम लिखते हैं। पांचवा नियम क्या कहता है? देखिए, पांचवा नियम कहता है अंत में संतुलित समीकरण, अंत में संतुलित समीकरण में परमाणुओं की भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिख दें। अंत में क्या करें? जो परमाणु है उनकी भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिख दें। तो देखिए, हमारी जो समीकरण है वो किस प्रकार से प्राप्त हुई थी हमें? 3Fe + 4H2O, तीर का निशान, इसके पश्चात Fe3O4 + 4H2 इस प्रकार से प्राप्त हुई थी। यदि हम इसकी भौतिक अवस्थाएं लिखते हैं तो फेरस बताओ कौन सी अवस्था में होता है? सॉलिड अवस्था में होता है, मतलब ठोस होता है। H2O लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब द्रव अवस्था में होता है। Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस अवस्था में होता है। और हाइड्रोजन गैस अवस्था में होता है। यहाँ पर ये जो है ये पूर्ण रूप से एक संतुलित समीकरण है। तो हम लिख देंगे अतः यह पूर्ण रूप से एक संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण है। यह आपके संतुलित समीकरण संतुलित करने के नियम कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूं आपको ये सारे नियम समझ में आए होंगे। इसके साथ ही आप इन नियमों की सहायता से और भी कई असंतुलित समीकरणों को संतुलित कर पाओगे। इसके साथ ही आज हमारी क्लास का समय हो गया है और इसके साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद द स्मार्ट स्टडी जयपुर में समय देने के लिए।